बिहार पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ आखिरकार आरजेडी नेताओं ने वही किया जिसका भाजपा इंतजार कर रही थी। और अब भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के इस कारनामे के बाद तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेताओं को वो रणनीति नहीं बता रहे जिस रणनीति पर वो खुद चलने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव विकास की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ये गिनाते हैं कि भाई बिहार में महंगाई दर 2005 से अभी तक कितनी हुई है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी के आंकड़े देते हैं, किसानों की समस्याएं और मसलों पर बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी के नेता है जो बिहार में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का विरोध कर अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। पूरी कहानी बताऊंगा कि क्यों बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आरजेडी ने विरोध किया और अब इस विरोध के बाद उल्टा नुकसान आरजेडी को होगा, भाजपा को होगा या जेडीयू को होगा, पूरी कहानी समझ में आएगी। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन्हें पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचकर अपना छोटा भाई बताया था। शायद यही पीएम मोदी का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छोटा भाई बताना रास नहीं आया। और अब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने कथा के काम से, जाहिर सी बात है वो धर्म गुरु हैं, वो हनुमान कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, और इसी कथा के और इसी प्रवचन के उद्देश्य से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार पहुंचे तो आरजेडी नेताओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जमकर विरोध कर दिया। अब ये कोई पहला मौका नहीं था जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार पहुंचे थे और उन्हें बिहार में नुकसान झेलना पड़ रहा था। ये दूसरी बार है जब आरजेडी ने बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध किया। अब ये बात समझिए आप कि आखिर आरजेडी एक धर्मगुरु का विरोध क्यों कर रही है। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनकी उम्र महज अभी 30 से पार भी नहीं हुई है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब बिहार पहुंचते हैं तो आरजेडी नेता असहज महसूस करने लगते हैं। आरजेडी नेताओं को लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारा राजनीतिक नुकसान न कर दें, उन्हें भाजपा का एजेंट बताया जाने लगता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देश विरोधी बताया जाने लगता है। और अब तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राम रहीम और आसा राम वाली लाइन का एक व्यक्ति बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आसा राम और राम रहीम जैसे ही हैं, जांच करके देखो। ये बयान आरजेडी के नेता अरुण यादव का आया है। हालांकि इस बयान के बाद इसका प्रतिकार भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कर दिया। लेकिन ये बात पहले समझने के लिए हमें जरूरी है कि आखिर आरजेडी को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से क्या डर सताता है और अब आरजेडी ने जो गलती की है उसे उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो हिंदुत्व की मशाल अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। जिस लिहाज से महज कुछ सालों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने समर्थकों को जुटाया है, हिंदुत्व के विचारधारा पर चलकर उन्होंने जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें एकत्रित किया है। इससे हर कोई उनसे घबराया रहता है। वो लोग घबराते हैं जो हिंदू विचारधारा के विरुद्ध जाने की बात करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में एक जनमत का आधार होता है। जब आपकी विचारधारा से जनमत जुड़ जाती है तो आपके पास ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, और ये लोकतंत्र में होता ही है। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भी वही है। पहले तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करते थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की समस्याएं सुनाते थे, पर्ची खोलते थे। वो उनका एक अलग अंदाज था कि वो लोगों के भूतकाल की बात बता देते थे। लेकिन धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा से हटकर, कथा आज भी सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को भी हवा देना शुरू कर दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़कर उन्होंने कहना शुरू कर दिया और हिंदू एकता जैसी पदयात्रा निकालकर उन्होंने साफ कर दिया था कि अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महज एक कथावाचक नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय गुरु हो गए हैं। और भारत की ये परंपरा रही है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों या शंकराचार्य रहे हों या चाणक्य रहे हों, संतों ने, साधुओं ने राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीयता की भावना धर्म के साथ हमेशा से जुड़ी रही है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यही कर रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी धर्म के साथ राष्ट्रीयता की भावना के लिए काम कर रहे हैं। अब साल 2000 पहले मैं 23 में आपको ले चलता हूं, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछली बार बिहार पहुंचे थे और हंगामा बरपा था। तब क्या हुआ था और फिर कहानी हम बताएंगे कि अभी क्या हो रहा है। ये वक्त साल 2023 का था, मई का महीना था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, वो पटना पहुंचे थे। और तब भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आरजेडी ने इसी तरह विरोध किया था। तब विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि बिहार में अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव थे और बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई थी। तब
आरजेडी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बताया और कहा कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक दौरा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अब यहां पर आप कहानी समझिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुंदेलखंड के क्षेत्र से आने वाले धर्मगुरु हैं। उनके साथ एक बड़ा आधार जुड़ा हुआ है लोगों का, एक बड़ी तादाद में पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता है, बाहर भी जाते हैं। और यहां तक कि मध्य प्रदेश में तो खुद विपक्षी दल कांग्रेस भी उनका खुलकर विरोध करने से कतराता है। कांग्रेस को यह बात पता है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करना उन्हें किस हद तक राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो कमलनाथ उनके दरबार में जाते हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे राघवगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह उनके दरबार में जाते हैं और कांग्रेस के दर्जन भर नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में नजर आते हैं। इसकी अपनी एक व्यक्तिगत वजह भी हो सकती है कि जिस लिहाज से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ दैवीय शक्तियों का चमत्कार दिखाते रहते हैं और धार्मिक भावना भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस परहेज करती है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व की विचारधारा की बात करते हैं तो कांग्रेस उनका विरोध नहीं करती है। कांग्रेस इस पर बयानबाजी करने से भी बचती है। इक्का दुक्का नेताओं के बयान आ जाते हैं, लेकिन किसी भी कांग्रेस के मध्य प्रदेश में बड़े नेता का बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ नहीं आता है। मानो हाईकमान ने या मध्य प्रदेश के यूनिट ने यह तय किया है कि हमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बोलकर मुसीबत या मुश्किल मोड़ नहीं लेनी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने यह एक लाइन तय की है। लेकिन बिहार में जब पिछले साल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे तो आरजेडी के भीतर घबराहट का माहौल बढ़ने लगा। आरजेडी को यह डर असल में सताने लगा कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदुत्व की विचारधारा के नाम पर लोगों को एकत्रित कर लेते हैं, जिनके पीछे और हिंदुत्व के उनके शक्तिशाली और प्रभावशाली बयानों से लोग प्रभावित हो सकते हैं, अगर वो बिहार में आकर ऐसे बयान देंगे तो जो आरजेडी राजनीतिक और जातीय समीकरण यहां पर संजोने की कोशिश कर रही है, जो जातीय ताना बाना बुन रही है, उसको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खत्म कर देंगे। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कर भी रहे हैं। अगर आप नवंबर में देखें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 2024 के नवंबर महीने में एक पदयात्रा निकाली थी। ये पदयात्रा उनके बागेश्वर धाम स्थित छतरपुर से राम मंदिर ओरछा पहुंची हुई थी। इस पदयात्रा के जरिए ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये मुहिम चलाई और उन्होंने कहा कि भाई हमें जात पात के बंधन में नहीं बंधना है, हमें जात पात को अलग करना है और हमें सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू अपने आप को मानना है। अब इसकी दो वजह थी। जिस लिहाज से 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त माहौल बना था, कांग्रेस और पूरा विपक्षी जो गठबंधन था इंडिया अलायंस, वो जाति जनगणना जैसी बातें कर रहा था। राहुल गांधी ओबीसी वर्ग को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर थे, मोदी सरकार पर हमलावर थे, दलितों की बात हो रही थी और ये पूरे बिहार में भी हो रहा था। आरजेडी लगातार दलितों की बात कर रही थी, ओबीसी की बात कर रही थी, पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को जुटाने की कोशिश कर रही थी। और उस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बात कहते हैं कि जात पात पर हमें नहीं पढ़ना। जाहिर सी बात है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के देश में करोड़ों समर्थक हैं और वो समर्थक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात को मानेंगे और जात पात के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर आप क्योंकि आरजेडी जैसी कई पार्टियों का जो आधार ही है वही जातिगत राजनीति पर टिका हुआ है। आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक यादव वोट बैंक है। आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वोट बैंक है जो लालू प्रसाद यादव ने जुटाया था। 90 के दशक की बिहार की राजनीति में जब लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती है, तब लालू प्रसाद यादव को यादव वोट बैंक तो मिलता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक ताने बाने से ओबीसी वर्ग को भी अपनी ओर आकर्षित किया था। और यही वजह थी कि 15 सालों तक इसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का बिहार में राज चलता रहा। हालांकि इस 15 सालों के दरमियान क्या हुआ उसकी बानगी हर किसी को याद है। बिहार के फिरौती कांड, बिहार के हत्याकांड और बिहार को इसी के बाद जंगल राज की संज्ञा भी दी गई थी। अब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार पहुंचते हैं और पटना में ये कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, जात पात के बंधन से मुक्त हो जाओ, जाहिर सी बात है आरजेडी को पता था कि इस बयान का असर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस एकता का असर उनके वोट बैंक पर पड़ेगा। क्योंकि अगर यादव ने अपने मन से ये निकाल दिया कि हम यादव हैं, हमें आरजेडी की तरफ जाना है, हम सिर्फ हिंदू हैं, अगर हिंदुत्व की विचारधारा पर जाएंगे तो ये वोट बैंक सीधा बीजेपी की तरफ खिसक जाएगा, ये वोट बैंक सीधा एनडीए की तरफ खिसक जाएगा। आरजेडी के नेता और तेजस्वी यादव इस बात को अच्छे से समझते हैं। तब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खूब विरोध हुआ था। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी सामने आए
और आरजेडी बिहार में कोई कमाल नहीं कर पाई। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय यात्रा हुई थी, उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिल गया था। यह तो थी तब की बात, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बारी है। आरजेडी इस बार पूरी दमखम लगा रही है। तेजस्वी यादव रोजगार, शिक्षा जैसे तमाम मसलों को लेकर जेडीयू, नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं। और अब ऐसे मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार पहुंचे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुलकर कह दिया है कि वो बिहार में आते रहेंगे, उनका कितना भी विरोध हो, वो बिहार में मर जाएंगे, यहां जन्म लेंगे, लेकिन बिहार से नाता नहीं तोड़ेंगे और हिंदुओं को एक कर कर रहेंगे। अब ये बयान जब आया तो एक बार फिर से आरजेडी घबराने लगी। आरजेडी को पता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ये बयान उनके ओबीसी, दलित और जो जाति समीकरण से बांधे गए वोट बैंक है, उनको सीधा आघात पहुंचा सकते हैं और पूरा वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अब आरजेडी ने विरोध तो कर दिया, लेकिन आरजेडी ये भूल गई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करने से जो उनका जातिगत समीकरण है उसको भी चोट पहुंचेगी। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार में भी भक्त हैं और वो भक्त हर जाति से निकल कर आते हैं। वो हिंदू भी हैं, कई मुस्लिम भक्त भी नजर आते हैं। हालांकि जो हिंदुओं की तादाद है वो बेमिसाल है और हिंदुओं की तादाद का कोई हिसाब नहीं है। ऐसे में जब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, इस विरोध की आग को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसे बढ़ा रही है। जितना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध बिहार की राजनीति में देखने के लिए मिलेगा, जाहिर सी बात है कि जो आरजेडी का जातिगत समीकरण बुना गया है, जो जातिकरण ताना बाना बुना गया है, वो टूटेगा और जो हिंदू वोट बैंक है वो जातिवाद के बंधन से उठकर भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो भले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये यात्रा, उनका ये दौरा राजनीतिक ना हो, लेकिन उनको विरोध के कटघरे में खड़ा कर, उनकी खिलाफत कर आरजेडी ने अब अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है और सीधे तौर पर बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।